एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 13 और इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं हम ज्यूटर आयन को। ज्यूटर आयन पिछले क्लास में हम बताए थे कि ज्यूटर आयन को पढ़ने के लिए प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन आना बहुत ही जरूरी है। तो प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में देख चुके थे। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता था, अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स के द्वारा, और अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होता था वो भी हम वहां पे डिस्कस कर चुके थे कि अल्फा एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता था। तो वो सब बात डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम देखेंगे ज्यूटर आयन को, और ज्यूटर आयन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, जो अल्फा एमिनो एसिड्स पिछले क्लास में पढ़े उसी की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो है वह वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कैसे होता है इस पे डिस्कस करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यह एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, और ये वाटर सोल्यूबल होता कैसे है? ये वाटर सोल्यूबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में H बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? H बॉन्डिंग होता है। और H बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या केस होना चाहिए? H बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो नाइट्रोजन होगा। ये तीनों में से कोई भी होगा तो क्या होगा? H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन तो मस्ट है ही, लेकिन फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो तो H बॉन्डिंग होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि H के साथ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर OH बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पर बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के पास है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? H बॉन्डिंग हो रहा है। और जहां पर H बॉन्डिंग होगा वहां पर क्या होगा? वाटर सोल्यूबल होगा। जहां पर H बॉन्डिंग होगा, यहाँ एक ये जो है एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है और इसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो ये जो है वाटर सोल्यूबल होगा ही होगा। तो कैसे हुआ वाटर सोल्यूबल, ये चीज पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है ड्यू टू H बॉन्डिंग इन COOH। COOH में H बॉन्डिंग दिखा और NH2 में H बॉन्डिंग दिखा, इसी के चलते ये जो है वाटर सोल्यूबल है। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो है वह कलरलेस होता है। कलरलेस, कलरलेस कहने का मतलब कि इसका कोई कलर नहीं होता है। अल्फा एमिनो एसिड्स का कोई कलर फिक्स नहीं होता है, मतलब कलर होता ही नहीं है। फिक्स की क्या बात करें? कलर होता ही नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाई मेल्टिंग सॉलिड। हाई मेल्टिंग सॉलिड कहने का मतलब क्या हुआ? हाई मेल्टिंग सॉलिड आखिर होगा कैसे? तो इस पर देखिए बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपका एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, और एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है वो आपका एसिड पार्ट है, एसिडिक पार्ट है। ये NH2 जो है वह क्या है? बेसिक है। और आप ये बात जानते हो कि एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सॉल्ट होता है सॉल्ट का हमेशा सॉल्ट हैज हाई मेल्टिंग सॉलिड, और सॉल्ट हमेशा क्या होता है? हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है। तो इसी के कारण ये हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है। क्यों होता है? समझ गए? क्योंकि इसमें एसिडिक भी ग्रुप होता है, बेसिक भी ग्रुप होता है, और एसिडिक और बेसिक को मिलाएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और सॉल्ट हमेशा हाई मेल्टिंग सॉलिड होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टीज ये था। फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो है वह क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड, ये जो क्रिस्टलिन सॉलिड है इसी में कॉन्सेप्ट आता है ज्यूटर आयन का। तो ज्यूटर आयन का यही में कॉन्सेप्ट आता है। क्रिस्टलिन सॉलिड क्यों होता है? ड्यू टू ज्यूटर आयन। अब ज्यूटर आयन यहीं पे स्टार्ट हो गया। ज्यूटर आयन होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ज्यूटर आयन को कैसे समझते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर आपका एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, और एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। या तो कह सकते हो कि इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी कह सकते हैं। तो जब एसिडिक ग्रुप है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है तो ये
जो ऑक्सीजन है वह यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब कि ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये बॉन्ड को ब्रेक करके अपने पास दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो होगा क्या कि ये जो H बचा है ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये जो H बचा है वह H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और जब H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर नीचे में बेसिक मीडियम है, ये N जो है इसके पास लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर है तो करेगा क्या कि ये H+ को अपने पास खींच लेगा, ये H+ को अपने पास खींच लेगा और यहाँ पर NH3 बना लेगा। फिर से सुनिए, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि ये जो है एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर O जो है वह एसिडिक ग्रुप है या कह सकते हो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ऑक्सीजन का, क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो करेगा क्या कि ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और अपने पास इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर ये जो H है वह बाहर निकल जाएगा H+ के फॉर्म में और यहाँ पर N जो है इसके पास लोन पेयर है। तो ये करेगा क्या कि इस H+ को अपने पास खींच लेगा और जब H+ को अपने पास खींचेगा तो NH3 बना लेगा और जो नया स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, और जो नया स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा। एक बात और कि ये जो स्ट्रक्चर है अल्फा एमिनो एसिड्स का, ये जो अल्फा एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, इससे जब आप ज्यूटर आयन का फॉर्मेशंस करते हो तो ज्यूटर आयंस का फॉर्मेशंस करने के लिए अल्फा एमिनो एसिड्स हमेशा एक्वस मीडियम में होना चाहिए। मतलब कि अल्फा एमिनो एसिड्स को जब आप एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम में डालोगे तब जाके ज्यूटर आयन का फॉर्मेशंस होगा। मतलब कि ज्यूटर आयन हमेशा क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशंस का होगा। ज्यूटर आयन जो है एक्वस सॉल्यूशंस का होगा। एक्वस सॉल्यूशंस करने का मतलब कि ये जो एमिनो एसिड्स है ये हमेशा पानी में घुला रहेगा, पानी में मिला रहेगा, तब जाकर के ज्यूटर आयन का फॉर्मेशंस होगा। तो देखिए फिर से समझिए, ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा था, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ से H+ बाहर निकला, ये जो है बेसिक मीडियम यहाँ पर था, इसमें लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है इसी के चलते ये H+ को अपने पास खींच लेगा और NH3 बना लेगा और ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे ज्यूटर आयन, इसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे ज्यूटर आयन। अब ज्यूटर आयन इसको बोलते किस लिए है ये देखिए, यहाँ पर से जब H यहाँ से जब बाहर निकला तो यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, COO माइनस, H वहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ पर एक H जाके ऐड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है इस पूरे कंपाउंड्स में, इस पूरे स्ट्रक्चर में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इसी के चलते इसको ज्यूटर आयन या तो फिर न्यूट्रल आयन भी बोल सकते हो आप, ज्यूटर आयन बोलो या तो न्यूट्रल आयन बोलो, ठीक है। तो क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, इसके चलते इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन या इसी को बोलते हैं न्यूट्रल आयन भी। तो ज्यूटर आयन कैसे फॉर्मेशन हुआ ये चीज आप समझ गए। अब बात करें ज्यूटर आयन की स्ट्रक्चर की, तो वही ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन कैसे बना आप ये चीज यहां से समझ लीजिए। अब बात करते हैं आगे, तो एक ही ऐसा एमिनो एसिड्स होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एक ही ऐसा एमिनो एसिड्स होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने का मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने का मतलब कि जब आप उसको PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास कराओगे तो वो जो है वह रोटेट नहीं करेगा, या नाइदर क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज, ना तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो कौन सा वो एमिनो एसिड्स है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो वो ग्लाइसिन है। क्या चीज, ग्लाइसिन। जब ग्लाइसिन को आप
जब ग्लाइसिन को आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट से रोटेट करोगे तो ये क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। और जो रोटेट नहीं करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको समझिए कुछ ऐसा, मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन है, इसमें ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है, और जब इसमें से पीपीएल को रोटेट कीजिएगा, पीपीएल को पास कराइएगा तो ये रोटेट नहीं करेगा, जैसा का तैसा बन जाएगा। ना तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ना तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और जब ये किसी भी डायरेक्शंस में जब रोटेट नहीं करेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर की कि भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। तो देखिए ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर की ये होता है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ये कार्बन, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप, यहाँ पर बेसिक एमीन ग्रुप, ऊपर में हाइड्रोजन रहता ही था और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते थे। हम आपको बताए थे कि यहाँ पर आर ग्रुप जो लगता है, देखिए ये जो आर ग्रुप लगता है इसमें जो है ये जो है आर रेसिड्यू ग्रुप होता है और इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हो, यहाँ पर कोई कार्बन चैन लगा सकते हो। हम बहुत सारा यहाँ पर चैन लगा करके आपको नया नया एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखाए थे पिछले क्लास में। तो वही यहाँ पर एक चैन लगा दिए हाइड्रोजन चैन, और जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ वो ग्लाइसिन का, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जितना भी एमिनो एसिड्स होता है वह सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये मतलब कहने का मतलब कि उसको जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास कराओगे तो वो रोटेट हो जाएगा। चलो, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। टोटल एमिनो एसिड्स जो है वह 20 होता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है इस पे बात करना था। तो ये तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया, बस यहाँ पे आर की जगह पे एच ग्रुप लगा दिए तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होता है कि देखिए एक ही कार्बन पे दो दो सेम ग्रुप है, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप है, और एक ही कार्बन पे जब सेम ग्रुप होगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये दोनों एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है। अब जब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये कायरल कार्बन भी नहीं होगा। कायरल कार्बन क्यों नहीं होगा, ये जो कार्बन, कायरल कार्बन किसको बोलते थे, वैसा कार्बन जिसका कि चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, वैसे कार्बन को बोलते थे कायरल कार्बन। लेकिन यहाँ पर देखिए चारों वैलेंसी जो है वह डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई नहीं है। कैसे, देखिए एक ही दो ग्रुप, एक सेम ग्रुप है, दो वैलेंसी जो है वह सेम ग्रुप से क्या है, सेटिस्फाई है। तो जब सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो वो कायरल कार्बन नहीं होता है। तो ये हुआ ग्लाइसिन का बात। टोटल कितना होता है, 20 एमिनो एसिड्स होता है, बाकी सब एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो ज्यूटर आयन है ये 3 फॉर्म एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशंस में। तो कौन कौन सा 3 फॉर्म एग्जिस्ट करता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसको आप पॉज करके नोट कीजिए फटाक से, 1 2 3 नोट कीजिए। अब देखते हैं कि ज्यूटर एग्जिस्ट 3 फॉर्म्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस में ज्यूटर आयन जो है वो 3 फॉर्म एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सा 3 फॉर्म्स है उस पर डिस्कस करते हैं। ये देखो ज्यूटर्स आयन, ये भी खुद, ये जो ज्यूटर्स आयन खुद भी क्या करता है, अल्फा एमिनो एसिड्स को बोलता है कि आप एक्वस सॉल्यूशंस में जब आप होगे तभी आप ज्यूटर्स आयन बना पाओगे। तो ये फर्स्ट तो ये हुआ कि ये खुद में खुद एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशंस में। जब इसको आप या छोड़िए ऐसा समझिए, फर्स्ट फॉर्म तो ये हुआ कि ये ज्यूटर्स आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड फॉर्म में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करता है और थर्ड फॉर्म में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करता है। तो तीनों को देखेंगे कि कैसे एग्जिस्ट करता है। और ये जो अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है पीएच लेवल पे कि भाई उसका पीएच लेवल कितना है। अगर लेस देन 7 है कि मोर देन 7 है। अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक मीडियम, मोर देन 7 है तो बेसिक मीडियम, और अगर 7 है तो न्यूट्रल। तो बात करते हैं कि ये फर्स्ट जो कि ज्यूटर आयन है जिसमें कैटायन और अनायन दोनों का चार्ज सेम है। तो
ये तो एक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो कि एग्जिस्ट करता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि कैसे अल्फा एमिनो एसिड्स को जब आप एक्वस फॉर्म में रखते हो तो ये जीटर्स आयंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बात करें सेकेंड केस की, तो सेकेंड केस में होता क्या है, जब इसका आप H+ के साथ हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। H+ के साथ क्यों हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, ये चीज देखिए। यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इस स्ट्रक्चर में सभी कुछ सेम है, बस यहाँ पर H जो है अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर निगेटिविटी हट जाएगा, तो उसी के चलते H+ ऐड कर दिए। और H+ जब हम ऐड किए तो इसका pH जो है वो <7 हो जाएगा, और pH <7 कहने का मतलब कि ये एसिडिक मीडियम में आ जाएगा। pH <7 कहने का मतलब कि ये एसिडिक मीडियम में आ जाएगा, तो ये एसिडिक मीडियम में आ गया जिसका कि pH <7 हो गया। यहाँ पर H जो है जाकर के एडअप हो गया, बाकी सब कुछ से, बाकी सब कुछ से। अब बात करें कि इसको एक कंटेनर में ऐड करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड बनाए हैं। ये क्या है, ये वाला जो है रेड वाला जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। 2 इलेक्ट्रोड बनाए, एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिए, एक को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिए, एक को एनोड एक को कैथोड। और किए क्या कि इसमें पूरा ज्यूटर आयन हम भर दिए, ज्यूटर आयन भर दिए, और इसका pH, इस सॉल्यूशंस का जो pH है वो हमेशा <7 रखेंगे। जब pH <7 रखेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट होगा, ये जो सॉल्यूशंस है इसमें प्रेजेंट होगा। और ये जब सॉल्यूशंस इसमें प्रेजेंट होगा तो ये किधर मूव करेगा, ये जो सॉल्यूशंस है जब इसमें प्रेजेंट होगा तो ये किधर मूव करेगा, ये मूव किधर करेगा, इसमें देखिए NH3 के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये किधर मूव करना चाहेगा, जब ये एनोड है तो कैथोड की तरफ मूव करना चाहेगा, तो ये जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव की तरफ मूव करना चाहेगा। देखिए ये निगेटिव की तरफ मूव करना चाहेगा, कैथोड की तरफ मूव करना चाहेगा, तो यही जो है वह कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो ये सेकेंड फॉर्म एग्जिस्ट किया एक्वस सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, तो इसमें जो है कुछ नहीं हुआ है। इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें जब हम H+ के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दिए तो ये एसिडिक मीडियम का फॉर्मेशन किया, सॉरी हाइड्रोलाइसिस नहीं कराया, गलती बोल दी है। जब H+ के साथ रिएक्शन करा दिए तो एसिडिक मीडियम बना। लेकिन यहाँ पर जो है जब हम OH के साथ इसको रिएक्शन करेंगे, जब OH रख देंगे यहाँ पर तो होगा क्या कि जैसे H+ के साथ इधर एसिडिक मीडियम बना था उसी प्रकार से इधर बेसिक मीडियम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर pH <7 हुआ था, वहाँ पर pH <7 हुआ था, और pH <7 मतलब कि एसिडिक मीडियम, pH <7 मतलब कि बेसिक मीडियम। ये बात आप जानते हो पहले से। तो ये तो ज्यूटर आयन है, इसको जब हम OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा बेसिक मीडियम, और जिसका pH वैल्यू हो जाएगा <7। ठीक है, अब कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर, ये चीज देखिए, गौर कीजिए। यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है जो कि यहाँ पर सेम है COO के साथ, लेकिन यहाँ पर NH3 से NH2 हो गया, ये कैसे? तो जब आप OH रखे हैं तो होगा क्या कि इसका OH जब आप रखे हो तो ये OH और इसका एक H+, NH3 का एक H+, यहाँ से OH और इसका एक H+, ये दोनों मिलकर के यहाँ से H2O जो है बाहर निकल जाएगा, मतलब कि पानी बाहर निकल जाएगा। कैसे, फिर समझिए। जब यहाँ पे OH रखें, जब OH- रखें यहाँ पर, तो होगा क्या कि यहाँ पर NH3 है और यहाँ से एक H+ जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा, एक H+ जो है अपने तरफ खींच लेगा, और खींच के जो है यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और जब यहाँ से H+ बाहर खींचेगा तो ये जो है NH2 बन जाएगा, मतलब कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज भी केवल बचेगा। तो ये क्या हो गया, बेसिक मीडियम में हो गया। अब इसका बात करें हम डायग्राम की, तो एक कंटेनर में 2 क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे। ये जो हम दिखा रहे हैं डार्क रेड वाला, वो क्या है, इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। एक को हम ऐड कर दिए जस्ट लाइक एनोड,
और एक को ऐड कर दिए कैथोड, एक को ऐड किए पॉजिटिव, एक को ऐड किए नेगेटिव। अब बात करते हैं कि इसमें जो सॉल्यूशंस है वो ज्यूटर आयन रख दिए और इसमें पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा। जब पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला सॉल्यूशंस इसमें प्रेजेंट होगा, और जब ये सॉल्यूशंस इसमें प्रेजेंट होगा तो ये किधर मूव करेगा, इसमें नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ। तो ये पहले से नेगेटिव है तो ये चाहेगा कि पॉजिटिव की तरफ मूव करे, ये चाहेगा कि पॉजिटिव की तरफ मूव करे। तो ये किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ। ये किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ। क्लियर है? ये था आपका ज्यूटर आयन। इसको जब H+ के साथ रिएक्शन कराए तो एसिडिक मीडियम pH लेस देन 7 और ये जो मूव करेगा वो कैथोड की तरफ। इसमें जब हम रिएक्शन कराए OH के साथ तो H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो है बेसिक मीडियम का फॉर्मेशन होगा pH ग्रेटर देन 7 और इसमें जो है ये सॉल्यूशंस जो है किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आपको दिखा रहा है और हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ खींचेगा। नेगेटिव को अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर? अब बात करते हैं ये वाला ज्यूटर आयन की। ये ज्यूटर आयन इसका क्या होगा? तो मान लो कि इसका pH वैल्यू रख दिए है 7 जिसपे कि ये न्यूट्रल रहता है। तो जब pH वैल्यू 7 रखेंगे तो ये जो है मूव नहीं करेगा। फिर से सुनिए, जब pH वैल्यू 7 रखेंगे तो ये मूव नहीं करेगा। ये एक हाइपोथेटिकल वर्ड है, ये एक हाइपोथेटिकल वर्ड है कि जब इसका pH वैल्यू 7 रखेगा तो ये मूव नहीं करेगा। ना तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ना तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ये ना तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ना तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये अपने जगह पे रहेगा, ये अपने जगह पे रहेगा। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, वो क्या चीज है आपको मैं खुद बता रहा हूँ। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या pH की वैल्यू 7 पे ही जो है ये मूव नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके मन में एराइज हो रहा होगा कि क्या केवल pH की वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो क्या उसी पॉइंट पर बस ये मूव नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आपको हम तुरंत आगे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए उसमें होगा क्या। तो पहले समझिए कि pH का वैल्यू मान लीजिए हम 7 रख दिए तो ये मूव नहीं करेगा। और वैसा पॉइंट, वैसा pH का पॉइंट जिसपे कि ज्यूटर आयन ना तो पॉजिटिव मूव करे ना तो नेगेटिव मूव करे, वैसे पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। फिर से सुनिए, वैसा pH का पॉइंट, वैसा pH का पॉइंट जिस पॉइंट पे ज्यूटर आयन ना तो नेगेटिव मूव करे ना तो पॉजिटिव मूव करे, वैसे पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। अब बताते हैं आपको हम कि क्या वो pH का वैल्यू 7 पे ही केवल होगा, तो उसका भी हम जवाब देते हैं। तो देखिए, दिस इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। किसको? जबकि ज्यूटर आयन, ऐसा pH का पॉइंट जिसपे कि ज्यूटर आयन मूव ना करे। ये एक हाइपोथेटिकल वर्ड है जिसमें कि ज्यूटर आयन मूव ना करे। तो अब यही बताने वाले हैं कि pH का वैल्यू अगर 7 रहे तभी ये ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है। थोड़ा बहुत का अंतर पड़ जाएगा, या 7.1, 7.2, 7.5 या 6.9, 6.8 ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि pH का वैल्यू 7 पे ही ये मूव नहीं करेगा। मतलब कि थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी हो सकता है। और हम वो चीज नहीं समझाना चाहते हैं, हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का डेफिनेशन समझाना चाहते थे। इसी की जगह पे हम यहाँ पर एग्जैक्ट 7 मान लिए हैं। ये थोड़ा इससे कम या थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। हम बस आपको बस यही दिमाग में रखना है कि वैसा पॉइंट जहाँ की ज्यूटर आयन जो है मूव ना करे, वैसा pH का पॉइंट जिसपे कि ज्यूटर आयन मूव ना करे, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वैसे पॉइंट को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट।
और इसी का डेफिनेशन यहाँ पर देखिए आप ऐसे समझ सकते हो, दोज वैल्यू ऑफ पीएच इन विच आयन डू नॉट मूव्स इन एनी डायरेक्शंस नाइदर कैथोड्स नॉर एनोड्स, दिस पॉइंट ऑफ पीएच इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर? अब ये जो है वह डिपेंड करता है किस बात पे, ये जो डिपेंड करता है कि पीएच का वैल्यू ग्रेटर होगा कि लेस होगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या तो फिर पीकेए पे, पीकेए पे डिपेंड करता है। और पीकेए क्या होता है आपको अच्छा से मालूम होगा, पीकेए जो है वह माइनस लॉग ऑफ के होता है, माइनस लॉग ऑफ के होता है, तो ये चीज आप जानते हो। अब यहाँ पे देखो कैटायन जो है वह कैथोड की ओर मूव करता है, कैटायन जो है वह कैथोड की ओर मूव करता है। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज, कैटायन किधर मूव किया, कैथोड की ओर। अनायन जो है वह एनोड की ओर मूव करता है, यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज किधर मूव किया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एनोड की तरफ। और न्यूट्रल डू नॉट मूव्स, न्यूट्रल डू नॉट मूव्स, और वैसा पीएच का वैल्यू जिस पर मूव नहीं करता है उसी को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सी जो है सी की ओर मूव करता है, ए जो है ए की ओर मूव करता है। तो ये हो गया आपका कि कौन कौन सा एक्सिस्ट एक्वस सॉल्यूशंस में फॉर्म करता है। अब देखते हैं इसके आगे, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3। अब जो है हम आगे देखते हैं वो कुछ ऐसा, देखिए ये तो हम देखे थे कि इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, और ये दो और फॉर्म एग्जिस्ट करता था, टोटल 3 फॉर्म एग्जिस्ट करता था। तो बेसिक मीडियम इसमें जो है वह किधर जाता है, कार्बोक्सिल आयन की तरफ। बेसिक मीडियम किधर जाता है, कार्बोक्सिल आयन की तरफ, वो हम डायग्राम के द्वारा देखे थे। और एसिडिक मीडियम जाता है वह एमोनियम आयन की तरफ, एसिडिक मीडियम जाता है एमोनियम आयन की तरफ। तो ये कैसे जाता है वो कुछ सब कुछ हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर इसमें जो है बेसिक मीडियम में वह इलेक्ट्रॉन COO- जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, और NH2 भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये दोनों जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनर है किसमें, बेसिक मीडियम में। इसी के चलते ये कार्बोक्सिल आयन की तरफ जाता है। बात करें एसिडिक मीडियम की, तो यहाँ पर COOH और NH3+, ये दोनों जो है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसमें एसिडिक मीडियम में, इसी के कारण ये जाता है एमोनियम आयन की तरफ। ठीक है, अब ये भी देखे थे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हुआ, किसको बोलते थे। तो वैसा पीएच का वैल्यू जिसपे कि ज्यूटर आयन ना तो कैथोड की तरफ मूव करे, ना तो एनोड की तरफ, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, वैसे पीएच की वैल्यू को हम बोलते थे क्या चीज, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो उसका कैलकुलेशन से भी हम देख रहे हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट Pi is a pH at which net charge of proteins is 0। हम कैसे निकालेंगे कि कितना आइसोइलेक्ट्रिक, कितना पीएच का वैल्यू है, कितना पीएच के वैल्यू पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 0 होगा, नहीं कितना पीएच के वैल्यू पे ज्यूटर आयन मूव नहीं करेगा, कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है Pi = Pk1 + Pk2 डिवाइडेड बाय 2। Pi = Pk1 + Pk2 डिवाइडेड बाय 2। और ये जो Pi है इसी को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को ही हम Pi से डिनोट करते हैं। Pk1 क्या हो जाएगा, -log of K1, और Pk2 -log of K2। अब बात करते हैं एन एमिनो एसिड्स नेवर एग्जिस्ट इन अनचार्ज फॉर्म। ये हम जानते हैं कि एमिनो एसिड जो है वह अनचार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। द ज्यूटर आयन इज एन एम्फोटेरिक आयन। एम्फोटेरिक ज्यूटर आयन जो है वह एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक कहने का मतलब कि ये एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ये हम देख लिए यहाँ पे कि एसिडिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है और बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, ये देखिए। बात करें एमिनो एसिड्स की, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और ये जो है वह एसिडिक है और ये जो है वह बेसिक है।
तो क्लियर हो गया कि ज्यूपिटर आयन जो है वह एसिडिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है और बेसिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इट नेवर माइग्रेट्स टू कैथोड्स नॉर एनोड्स। और जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ना तो ये कैथोड्स की तरफ जाता है ना तो एनोड्स की तरफ जाता है, ये भी देख चुके हैं। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल, आप कोई के मन में ये चीज क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में क्या फर्क है। तो एम्फोटेरिक जो है वह एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकता है, और न्यूट्रल जो है या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, या तो एसिड या तो बेस, दोनों नहीं होगा। लेकिन ये जो है एम्फोटेरिक, उसमें एसिड और बेस दोनों होगा। अब इसका जो हम पीआई का फॉर्मूला निकाले pk1 प्लस pk2, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको यूज करके एग्जांपल दिखा रहे हैं। मान लीजिए फॉर एलानिन, एलानिन क्या है, एक अल्फा एमिनो एसिड्स है, अल्फा एमिनो एसिड्स है। यही जो आर है इसी को अलग अलग ग्रुप चेंज करते थे तो अलग अलग फॉर्म में एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता था। टोटल 20 होता था, आपको हम बहुत सारा बताए थे। तो बताए थे कि एलानिन्स जो है वो भी एक अल्फा एमिनो एसिड्स होता था। तो अल्फा एमिनो एसिड्स एलानिन है। यहाँ पर pk1 का वैल्यू दिया हुआ है एलानिन का 2.34, pk2 का वैल्यू दिया हुआ है 9.64। बात कर रहा है कि पीआई निकालिए, और पीआई क्या है, ये जो है वह आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला क्या देखे थे कि पीआई इक्वल्स टू pk1 प्लस pk2 डिवाइडेड बाय 2, और pk1 का वैल्यू दिया हुआ है 2.34, pk2 का वैल्यू दिया हुआ है 9.64। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे दोनों का डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 5.99। मतलब कि 5.99 वैल्यू पे ज्यूपिटर आयन मूव नहीं करेगा, और इस पॉइंट पे जब ज्यूपिटर आयन मूव नहीं करेगा तो इसी पॉइंट को बोलते थे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसको बोलते हैं, इसको एग्जांपल्स के वजह भी हम दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रोटीन्स का टॉपिक बच जा रहा है जो कि पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स बॉन्ड, तो उसको भी देखेंगे। और उसके अगले क्लास में प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर बचेगा आपको आपका डीएनए आरएनए, वही न्यूक्लिक एसिड। तो ज़्यादा इस चैप्टर में बहुत कुछ बचा नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स बॉन्ड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।